आज हमने स्टार्ट करना है अपना कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था। अच्छा। तो कोवलेंट बॉन्ड हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो दो नॉन मेटेलिक एटम्स आपस में बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। ठीक है। जबकि जो आयनिक बॉन्ड था, इसमें क्या होता था कि दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में ये बॉन्ड बनता था, आयनिक बॉन्ड, और बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता था। ठीक है ना। जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग जो है, इसमें हम कहते हैं जी इट इज अ बॉन्ड प्रेजेंट। तो आप अपने पास लिखो, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स, टू नॉन मेटल एटम्स। इसी तरह इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द टू नॉन मेटल एटम्स। ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारे पास नॉन मेटल एटम्स होंगे जो आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या बनाएंगे? एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। फिर जब दो नॉन मेटल एटम्स या दो से ज्यादा नॉन मेटल एटम्स जब कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, तो फिर आपके पास एक स्पीशी प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो हम डेफिनेशन फॉर मॉलिक्यूल भी लिख लेते हैं। तो आप लिखें जी, a molecule is formed when two or more atoms are covalently bonded together, are covalently bonded together। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल बनता है आपके पास। अब इसमें ना हमने एग्जांपल्स करनी है। सबसे पहले तो डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे। ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ ऑफ इसमें सबसे पहले हमारी एग्जांपल है CH4, मीथेन। मीथेन इज अ कोवलेंट कंपाउंड। क्यों? दो नॉन मेटल एटम्स हैं इसमें, इन्होंने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। डॉट एंड क्रॉस के थ्रू ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब आपने स्टेप्स याद रखने हैं जब भी डॉट एंड क्रॉस फॉर कोवलेंटली बॉन्डेड आपके पास, या किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के लिए आपने डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है, तो फिर आपने स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है। सबसे पहला काम हमारा ये हुआ करेगा कि हम उठा के इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसमें एक कार्बन है, कार्बन है C612। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2, 4 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। जबकि जो हाइड्रोजन है, उसके पास H11 एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी 1 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। ठीक है। अब कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए अपना डुप्लेट या ऑक्टेट रूल क्या करता है, पूरा करता है। हम ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम्स जब स्टेबल होना चाहते हैं तो उनका या तो डुप्लेट या ऑक्टेट रूल जो है उनका पूरा होना चाहिए स्टेबल होने के लिए। डुप्लेट का मतलब है कि उसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं किसी तरीके से। ऑक्टेट का मतलब है उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं किसी तरीके से। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप ये है कि आप अपने पास जरा इनको बना लो। क्या यार, ये मेरे पास कार्बन है जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मेरे पास हाइड्रोजन है जिसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो ये मैंने अपने पास बना लिए फॉर रेफरेंस के यार, हाइड्रोजन जो है इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए,
वन मोर इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए टू बिकम स्टेबल, ताकि इसका डुप्लेट पूरा हो जाए, दो इलेक्ट्रॉन्स इसकी फर्स्ट शेल में पूरे हो जाएं और ये स्टेबल हो जाए। इसी तरह कार्बन के पास अपनी सेकेंड शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको फोर मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इधर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था डुप्लेट पूरा करने के लिए, कार्बन को फोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए। तो इसको किसी तरीके से चार इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है ना। तो अब ये किस तरह पूरे होंगे, तो इस मॉलिक्यूल में ये इसी तरह पूरे हो रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। अब ये शेयरिंग कैसे होगी उसी को शो करना है डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम में। तो हम जरा उसको देखते हैं। अब देखो, जब भी आपने अपना मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, जो जो एटम्स उसके अंदर मौजूद हैं, सेकंड काम आपका ये है कि आप गिन लें कम किसके एटम्स हैं और ज्यादा किसके एटम्स हैं। मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में कार्बन्स कितने हैं? एक। और हाइड्रोजन्स कितने हैं इसमें? चार। एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन्स हैं। और हर हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन रही है। तो आपने क्या करना है, जो ज्यादा एटम्स हैं उसको सराउंडिंग में बनाना है, और जो कम एटम्स हैं उसको हम एज सेंटर रखेंगे, उसको सेंटर में बनाएंगे। तो हमारे पास कार्बन जो है वो सेंटर में आ जाएगा, तो ये मेरा कार्बन आ गया। दिस इज कार्बन। ये उसका वैलेंस शेल सिर्फ शो करना है आपने, बाकी इलेक्ट्रॉन्स आपके काम के नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल को शो करना है, जो आउटर मोस्ट शेल है। अच्छा, कार्बन की वैलेंस शेल में अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं? चार। तो वो चार इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम डिस्टेंस आप एक दूसरे से बना दें। तो ये कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। अब सेकंड काम हमारा क्या है कि हम उठा के अपने हाइड्रोजन्स भी देख लें कि कितने हाइड्रोजन्स हैं। चार हाइड्रोजन्स हैं। तो चार हाइड्रोजन्स जो हैं, कार्बन को सेंटर रखते हुए चार हाइड्रोजन्स आप इसके सराउंडिंग में बना लो। ये एक हाइड्रोजन आ गया, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, ये तीसरा हाइड्रोजन आ गया, और ये हमारा फोर्थ हाइड्रोजन आ गया। और एवरी हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो ये हर हाइड्रोजन के पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस शेल में पड़ा हुआ होगा। अब आपने क्या करना है, अब जरा पहले इसको देख लो, फिर मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कि आपने बनाना किस तरह है। मुझे बताओ, कार्बन को चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है। तो वो शेयरिंग करके वो क्या करेगा, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास चाहिए उसको, ताकि किसी तरीके से उसके एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए। और हर एक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अब देखना हर हाइड्रोजन क्या करेगा। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एक कार्बन को देगा और एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मुझे बताओ कि क्या हाइड्रोजन के टू इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए किसी तरीके से, और कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन थ्रू शेयरिंग मिल गया। ऐसे ही है। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा और उसके बदले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब ये वाला जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है वो भी स्टेबल हो गया, उसके दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। कार्बन अभी तक स्टेबल नहीं हुआ, कार्बन के पास अभी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है अपनी वैलेंस शेल में। तो फिर ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा और उससे एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन भी यही काम करेगा अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए। तो अब मुझे बताओ जरा कि अगर हमें सिर्फ एक हाइड्रोजन को देखो, इस हाइड्रोजन इसकी वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? तो इसकी वैलेंस शेल में अब दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है ना। जब कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है ना, तो वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो इन दोनों कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान में आ रहे हैं, अब ये कार्बन का भी है, ये हाइड्रोजन का भी है। ठीक है, ये दोनों को बिलोंग करता है। तो हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। इसी तरह ये सेकेंड हाइड्रोजन भी स्टेबल है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक कार्बन से लिया एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया। इसी तरह जो थर्ड हाइड्रोजन है इसके पास भी स्टेबल है, इसके पास एक कार्बन से लिया एक हाइड्रोजन से लिया। और इसी तरह ये फोर्थ जो आपके पास है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं, एक कार्बन से इसने लिया है और एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया। और इसी तरह कार्बन को अगर देखें, तो कार्बन की वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे गिनो। तो ये टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन भी थ्रू शेयरिंग स्टेबल हो गया, उसके पास एट इलेक्ट्रॉन्स आ गए अपनी वैलेंस शेल में। ठीक है। अब इसी को अगर आपको बनाना पड़ जाए,
इसी को अगर हमें बनाना पड़ जाए थ्रू फॉर एग्जांपल, मतलब आप पेपर में तो नहीं ऐसे आप कट करके उसको पेस्ट कर सकते हैं ना, तो आप इसको किस तरह बनाओगे कि आप अपना सेंट्रल एटम वो रखेंगे जो सबसे कम है नंबर में, जिसके एटम्स कम है वो सेंटर में आएगा, और उसके सराउंडिंग में सारे एटम्स जो हैं उनको जोड़ दो पहले। ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया, और इसके अराउंड मैंने एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, और एक हाइड्रोजन इधर लगाया। ये तमाम हाइड्रोजन्स मैंने इधर अटैच कर दिए। अब सेकंड पॉइंट, सेंटर में बनाने के बाद सराउंडिंग एटम्स को उसके साथ क्या कर दो, सराउंडिंग एटम्स की वैलेंस शेल्स उसके साथ इंटरसेक्ट करके बना दो। अभी कोई इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करने। नेक्स्ट काम आपका क्या है कि आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, तो ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो एटम्स नंबर में ज्यादा हैं उनका मसला पहले हल होगा। जो एटम्स नंबर में ज्यादा हैं उनका पहले मसला हल करना है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है तो पहले इनका इशू रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप, द एटम या द एलिमेंट with more number of atoms will be dealt with will be dealt with first। तो हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन का मसला पहले हल करते हैं। तो हाइड्रोजन जो हैं, अब जाते हैं, हर हाइड्रोजन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। सब हाइड्रोजन जो हैं उनके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो सब में बना दो। नेक्स्ट काम क्या करना है, अब इनका मसला हल करना है। मुझे बताओ कि हर हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं कार्बन से, क्योंकि शेयरिंग होनी है ना, उसके अलावा तो कोई नहीं देगा इलेक्ट्रॉन। कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन्स हर एक हाइड्रोजन को चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए, एक वन। इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट पूरा करने के लिए। तो कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन कार्बन से लेगा, स्टेबल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन कार्बन से लेगा, स्टेबल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन कार्बन से लेगा, स्टेबल हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन लेगा कार्बन से, अनस्टेबल हो गया। अब देखो कि क्या सारे सराउंडिंग एटम्स या जो एटम नंबर में ज्यादा था, क्या वो स्टेबल हो गया, पहले उसको चेक करना है। तो ये हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे स्टेबलाइज हो गया है, ये हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे स्टेबलाइज हो गया है, ये हाइड्रोजन स्टेबलाइज हो गया है, ये हाइड्रोजन भी डुप्लेट रूट पूरा स्टेबलाइज हो गया। अब एंड पे आपने मसला किसका हल करना है, कार्बन का, जो सेंट्रल एटम उसको एंड पे देखना है। अब सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से ये चार जो डॉट्स बनाए ये तो किसके, अपने कार्बन के, और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिले हैं फ्रॉम ईच हाइड्रोजन। तो आप जरा टोटल गिनते हैं, इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, देखो जरा। तो ये आगे 2, 4, 6, 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, कार्बन भी स्टेबलाइज हो गया है। यानी हर कार ये जो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, वो हर हाइड्रोजन ने आके, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन ने आके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके पूरे कर दिए। ठीक है ना, तो ये हमारे टोटल स्टेप्स होंगे। फिर उसके बाद आप अपना फोर्थ स्टेप सिर्फ लिख लें, द एलिमेंट with less number of atoms is dealt second। और फिफ्थ स्टेप क्या होगा, काउंटर चेक द स्टेबिलिटी ऑफ ईच एटम, काउंटर चेक द स्टेबिलिटी ऑफ ईच एटम इन द एंड। ठीक है, तो अब हम इसी के साथ साथ जरा आपका हाथ बैठना शुरू होगा, जरा एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाएं। फिर आपका हाथ थोड़ा सा बैठना शुरू होगा इसमें आहिस्ता आहिस्ता। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं और उसका जो है हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपने करनी है वो है वाटर, H2O। अब वाटर जो है एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन हैं।
तो H2O से लिखने से पहले, किसी कुछ भी बनाने से पहले, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है। इसमें एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के बाद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रो और जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6। यानी ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये थ्रू शेयरिंग ही इसको मिलेंगे। अब नेक्स्ट काम ये पता करने के बाद आपने क्या करना है, आपने गिनना है कि किसके एटम ज्यादा हैं किसके कम हैं। तो ऑक्सीजन, क्योंकि लेस नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन हैं, तो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्सीजन आ जाएगा हमारा सेंटर पे। तो ये हमारा ऑक्सीजन है, जिसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी बनाने की जरूरत नहीं है। और इसके सराउंडिंग में क्या लगा दो, 2 हाइड्रोजन्स लगा दो। एक हाइड्रोजन का एटम ये आ गया और एक हाइड्रोजन का एटम इस साइड पे आ गया। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब मसला पहले किसका हल करना है? जो ज्यादा है नंबर में। तो हाइड्रोजन ज्यादा है ना नंबर में, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कम है। तो हाइड्रोजन का पहले मसला हल करते हैं। अब हर हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्सीजन से चाहिए है टू बी स्टेबल। तो ऑक्सीजन के बाद टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना वैलेंस शेल में, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है दोनों को। दे सकता है कि नहीं? हाँ जी। बिल्कुल दे सकता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, आउट ऑफ दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स वो इनको अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, ऐसे ही। और बाकी जो उसके रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी वैलेंस शेल में आप बना दो। तो ये 1, 2, 3 और 4, इसकी वैलेंस शेल में आप बना दो। कि वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उनमें से 2 तो शेयर कर दिए, बाकी 4 ऐसे ही पड़े हैं। अब जरा स्टेबिलिटी चेक करते हैं, कोई मसला हुआ तो चेंज करना पड़ेगा। तो इनिशियली आप पेंसिल से बनाओ बेशक। तो अब देखते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले तो जो ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उनका मसला हल हुआ कि नहीं। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हुए हैं, तो ये स्टेबल हो गया। इसी तरह ये हाइड्रोजन, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एक इसने ऑक्सीजन से लिया, तो ये भी स्टेबलाइज हो गया। और ऑक्सीजन को अब एंड पे चेक कर लो। तो जो ऑक्सीजन है उसके पास, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे स्टेबल होने के लिए, तो क्या वो स्टेबल हो गया या नहीं हो गया? चेक करते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाने चाहिए आफ्टर शेयरिंग। तो ये ऑक्सीजन है आपके पास। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में? अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 अपने, और शेयरिंग में जो 2 हाइड्रोजन से आए हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो क्रॉसेस बनाए हैं मैंने, ये 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स इसको मिले हैं आफ्टर शेयरिंग। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पूरे हो गए। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी स्टेबलाइज हो गया। यानी अब हमारे पास ये एक्यूरेटली हमने क्या बना दिया अपने पास, डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ वाटर बना दिए। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट्स हैं। कार्बन होता है C612, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2,4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास। और ऑक्सीजन के पास 2,6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। कार्बन को किसी तरीके से 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ऑक्सीजन को किसी तरीके से 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अब हमने क्या करना है, अब इनको हमने बनाना है। कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है, तो अब कौन सेंटर पे आएगा? कार्बन। तो कार्बन मेरा सेंट्रल एटम बना लिया मैंने। और इसके सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन लगा दो। एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा और एक ऑक्सीजन जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑक्सीजन, ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन। अब किसका मसला पहले हल करते हैं? जो नंबर में ज्यादा हो। ऑक्सीजन नंबर में ज्यादा है, इसका मसला पहले हल किया जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है उसके पास टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2। तो अब आपने एक रूल समझ आ रहा है।
अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके बदले आपको कितने शेयर करने पड़ेंगे? एक और। एक आपको शेयर भी करना पड़ेगा, अगर आपने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो एक शेयर भी करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। इसी तरह अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उसको कितने शेयर करने पड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स चार। शेयर करने पड़ेंगे। ऐसे ही है ना। तो हम जरा ऑक्सीजन पे आते हैं। हम्म। ऑक्सीजन को स्टेबलाइज होने के लिए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को जरा बनाते हैं। दो इसको अगर शेयरिंग के लिए चाहिए तो दो तो ये क्या कर देगा, खुद से शेयर कर देगा। और हम्म। बाकी जो 4 हैं वो इसकी वैलेंस शेल में एज इट इज पड़े रहेंगे। ठीक है। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन भी, उसके पास 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो उसको स्टेबल होने के लिए चाहिए तो पहले अपने दो शेयर करने पड़ेंगे। तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, और साथ उसके जो बाकी रिमेनिंग 4 थे वो उसकी वैलेंस शेल में एज इट इज पड़े रहे। ठीक है। अब आते हैं जरा कार्बन पे। कार्बन जो है उसके पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन 4 में से अगर ऑक्सीजन ने उसको दो शेयर किए हैं तो कार्बन को भी बदले में कितने देने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स देने फोर। पड़ेंगे ना लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को। हाँ इसी जी। तरह राइट वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको शेयर कर रहे हैं, तो कार्बन को बदले में कितने करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या अब कार्बन की वैलेंस शेल में इनके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन्स रह गए? टोटल 4 थे, चारों के नहीं। चार शेयरिंग में दे दिए उसने। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है? नहीं। नहीं पड़ा हुआ ना। तो और बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब सिर्फ चेक कर लो कि क्या मसला हल हुआ कि नहीं। तो हम सबसे पहले हाँ चेक जी, हो करेंगे। गया। ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं इसके पास। दो ये वाले, दो ये वाले, और 4 ये वाले। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन जो है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं। 2, 4, 6, 8। और अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन को देखो। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, ये वाले। अब 4 और आ गए हैं, हर ऑक्सीजन ने दो दो इलेक्ट्रॉन भी शेयर किए हैं। तो ये देखो जरा, 2, 4, 6, 8। कार्बन का भी मसला हल हो गया। तो कार्बन भी क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। ठीक है। बस तो एक चीज ये याद रखनी है, कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स मैं शेयर करूंगा उतने मुझे वापस चाहिए। जी, आप बोलें। की बनाने की जरूरत नहीं है। की बनाने की जरूरत है ना। की बना लो बेशक। वैसे ए लेवल्स में आप अगर बेशक डॉट से भी सारे शो करें तो कुछ कहता नहीं है आपको। बट आप इधर की बना लिया करें कि मैं ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से जो है उनको क्रॉस से शो करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है हमारी, वो है जी ऑफ N2, नाइट्रोजन गैस N2। अब N2 में एक नाइट्रोजन है और दूसरा भी क्या है, नाइट्रोजन। ये आपस में शेयरिंग करके जुड़े हुए हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है उसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N7 होता है। 7 इलेक्ट्रॉन्स की बनेगी 2, 5 फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 2, 5 फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दोनों नाइट्रोजन को स्टेबलाइज होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि ऑक्टेट रूल पूरा हो जाए। अब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ज्यादा हो या कम हो। तो दो एटम्स बना लो। एक हमारे पास ये नाइट्रोजन एटम आ गया, और दूसरा हमारे पास ये नाइट्रोजन एटम आ गया। नाइट्रोजन एंड दिस इज द अदर नाइट्रोजन। अब क्या करना है? अब हर नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं सिर्फ लेफ्ट वाले को कंसिडर कर लेता हूँ। लेफ्ट वाले नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 चाहिए उसको। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे ना अपने। फिर उसको उसके बदले 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। है कि नहीं इसी तरह? हाँ जी। 5 टोटल इसके बाद वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, जिसमें से उसको 3 और हाँ जी। रिक्वायर्ड है टू बिकम स्टेबल। तो वो पहले अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द 5 शेयर करेगा। तो हमारे पास वो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, 1, 2 और
तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे देगा, और दो जो आउट ऑफ द फाइव रह गए पीछे वो एज इट इज इधर पड़े रहेंगे वैलेंस शेल में। ठीक है ना, पांच टोटल थे ना, अभी पांच ही बनाए ना मैंने। तो इस नाइट्रोजन के पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तीन इसको चाहिए थे स्टेबल होने के लिए, तो अगर आपको तीन चाहिए तो आपको तीन शेयर करने भी पड़ेंगे। तो उसने तीन पहले से शेयर कर दिए, और दो इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज पड़े रहे। इसी तरह जो दूसरा नाइट्रोजन है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फाइव। उसको भी स्टेबल होने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो वो भी क्या करेगा, थ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करेगा, और दो इलेक्ट्रॉन्स उसके एज इट इज पड़े रहेंगे उसकी वैलेंस शेल में। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं क्या स्टेबल हुए कि नहीं हुए। तो ये जो लेफ्ट वाला नाइट्रोजन है, इसके पास टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, एट इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना पूरे। हाँ टू, जी। फोर, सिक्स, एट। इसी तरह जो राइट वाला नाइट्रोजन है उसको देखें अगर, तो उसके पास भी अपनी वैलेंस शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं, दो ये वाले, दो ये वाले, दो ये वाले और दो ये वाले, एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे। तो ये स्टेबलाइज हो गए। ठीक है ना, कैसे स्टेबल हुए, दोनों ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए एक दूसरे को। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है, दैट इज ऑफ PCl5। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इसको बोलते हैं। तो हमारे पास PCl5 में सबसे पहले तो एक फॉस्फोरस है और एक क्लोरीन, ये दो एलिमेंट्स हैं। फॉस्फोरस जो है वो होता है P15, तो 2,8,5 फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि क्लोरीन इज 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2,8,7 सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फॉस्फोरस को स्टेबलाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, थ्री थ्री। इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं फॉस्फोरस को स्टेबलाइज होने के लिए। ऐसे ही है। थ्री। और हर क्लोरीन को हाँ जी। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं जी, वन। वन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। बट यहाँ पे तो फॉस्फोरस को मेरा ख्याल है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो आपको मैं इसके आगे एक बात बताऊंगा जो मैंने अभी इसके बाद डिस्कस करनी है। अभी के लिए ज़रा मुझे चलने देना। ठीक है, चलो पहले ज़रा PCl3 कर लेते हैं, फिर मैं आपको PCl5 पे लेके आता हूँ। तो ये हमारे पास PCl3 की एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगेन फॉस्फोरस एंड क्लोरीन ही है इसमें। फॉस्फोरस को तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो आपके पास क्लोरीन है उसको सेवन इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सॉरी वन इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए। तो बीच में कौन आएगा हमारे पास, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस की सराउंडिंग में तीन क्लोरीन आएंगे, तो वन, टू, एंड ये तीसरा क्लोरीन आ गया। तो ये टोटल थ्री क्लोरीन जो है हमने अपने पास बना लिए। ये एक क्लोरीन हो गया, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन। अब पहले जरा जिसका नंबर ज्यादा है उसको जरा हम क्या करते हैं, हैंडल करते होते हैं पहले। तो हर क्लोरीन के पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो एक उसने क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ द सेवन शेयर भी करना पड़ेगा। तो एक तो इधर बना दो शेयरिंग में, और बाकी जो छह रह गए उनको आप क्लोरीन की वैलेंस शेल में बना दें। इसी तरह हर क्लोरीन ने सेवन टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे, एक क्लोरीन को चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो एक शेयर करना पड़ेगा। यहीं से पता लग जाता है शेयरिंग कितनी करनी है। तो एक शेयर करना पड़ेगा आउट ऑफ द सेवन, और बाकी सिक्स आपके पास ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह ये क्लोरीन भी एक शेयर करेगा, बाकी सिक्स इसके पास एज इट इज पड़े रहेंगे। अच्छा, अब आते हैं फास्फोरस पे। फास्फोरस के पास अपनी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, जवाब नहीं देते यार, नाराज हो जाते हो मेरे से। फाइव। पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से उसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, थ्री। थ्री चाहिए ना। तो उसको शेयर भी कितने करने हैं, तीन। तीन ही हाँ करने जी। हैं। तो आउट ऑफ द तीन। फाइव इलेक्ट्रॉन्स वो थ्री क्या करेगा, शेयर करेगा हर क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन देके। छः। बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एज इट इज पड़े रहेंगे। तो आप देख के बताओ जरा।
तो उसने क्या किया, हर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, उसने हर क्लोरीन को पांच में से एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। तीन इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस को भी मिल गए और हर क्लोरीन को भी खुश कर दिया उसने। और जो दो इलेक्ट्रॉन्स रह गए थे वो एज इट इज उसकी वैलेंस शेल में पड़े रहेंगे, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे बीच में। अब ठीक देखो जरा, तो ये जो क्लोरीन है, इसके बाद आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, स्टेबल। इसके पास एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, ये भी स्टेबल। इसके पास भी एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, ये भी स्टेबल। फास्फोरस को देखो जरा, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? है। एट 8। इलेक्ट्रॉन्स हो गए फास्फोरस के भी पूरे, बाई शेयरिंग। हाँ जी। ये हमारे पास PCl3 का स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं PCl5 पे। PCl5 अगेन फास्फोरस है, 2,8,5, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है 2,7, सॉरी 2,8,7। 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के पास। अब मुझे बताओ, ग्रेटर नंबर किसका है? क्लोरीन्स का। ज्यादा क्लोरीन है आपके पास तो क्लोरीन सराउंडिंग में आ जाएंगे, फास्फोरस सेंटर पे आ जाएगा। तो हम जरा जाके अपना फास्फोरस बनाते हैं। तो ये मेरा फास्फोरस आ गया सेंटर पे, और ये मेरे क्लोरीन्स आ गए। एक, कितने क्लोरीन्स बनाने हैं? पांच बनाने हैं। दो, तीन, चार एंड पांच। टोटल फाइव क्लोरीन्स मैंने बना दिए। तो ये मेरे पास एक क्लोरीन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अब मुझे बताओ, हर क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं? एक। तो ये कितने शेयर 1। करेगा? 1। एक शेयर करना पड़ेगा। तो आउट ऑफ द सेवन जो क्लोरीन के पास पड़े थे, वो एक एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को देते जाएंगे, और बाकी सिक्स इलेक्ट्रॉन इनकी वैलेंस शेल में एज इट इज पड़े रहेंगे। इसके भी सेवन पूरे हो गए, एक शेयर किया हुआ है, एक शेयर किया हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, अब क्या फास्फोरस के पास इनको देने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाँ। कितने हैं? पांच। और वो पांचों इसको क्या करने पड़ेंगे? शेयर, क्योंकि हर क्लोरीन इसको पांच इलेक्ट्रॉन्स टोटल मिला के दे रहे हैं। तो इसको फाइव के फाइव इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे अपने? शेयर करने शेयर। पड़ेंगे, हर क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो PCl5 में फास्फोरस अपने पांचों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं हर क्लोरीन के साथ। अब यहाँ पे नई बात आएगी एक, उसको जरा समझना कि क्लोरीन इस वाले का तो एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए ना, स्टेबलाइज हो गया। इसी तरह इस क्लोरीन के भी एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। इसी तरह इस क्लोरीन के भी एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। इस क्लोरीन के भी एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। और इधर इस क्लोरीन के भी एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। बट फास्फोरस के गिनो, फास्फोरस के पास अपनी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? क्या उसके एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए हैं? जवाब दो जरा। नहीं, ज्यादा हूँ। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में? 10। 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसे पॉसिबल है कि PCl5 बनाता भी है और फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं वैलेंस शेल में? तो आपको याद है कि जो थर्ड शेल होती है उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती है? हाँ जी, थर्ड शेल की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से यहाँ पे और भी ये क्या कर सकता था, अगर क्लोरीन्स आते उनको भी अकोमोडेट कर सकता है, इसके पास है जगह। ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फास्फोरस जो है, ये ऑक्टेट ही है, ऑक्टेट रूल ही है, लेकिन इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल। ठीक है? और आप अपने पास मेंशन कर लें पीरियड थ्री एलिमेंट्स, पीरियड थ्री एलिमेंट्स।
सच एज phosphorus, sulfur, ठीक है, can have an extended octet, can have an extended octet because the third shell can accommodate a total of 18 electrons। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स तक ये अपना एक्सटेंडेड ऑक्टेट बना सकता है। क्लियर है? तो ये है स्टेबल ही है, इसको हम अनस्टेबल नहीं बोलेंगे, स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। बस बात इतनी सी ये है कि जब 5 क्लोरीन इसके साथ जुड़े, जिनको इसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हर क्लोरीन को दिया है, हर क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे किए हैं इसने, बट इसके अपने जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं ना, तो वो उससे हमने परेशान नहीं होना, इसको हम एक्सटेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं। कि जो पीरियड 3 एलिमेंट्स है, क्योंकि थर्ड शेल तक जाते हैं ये, तो इनकी थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन्स तक पूरे कर सकते हैं अपनी शेल में, तो इसको हम एक्सटेंडेड ऑक्टेट बोल देते हैं फिर। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। इसी तरह मैं आपको अगर एक और एक्सटेंडेड ऑक्टेट की एग्जांपल देता हूँ ऑफ SF6। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पे हमारे पास एक सल्फर है, एक फ्लोरीन है। सल्फर इज S16, 2,8,6, यानी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्लोरीन ग्रुप 7 से है, तो आपको पता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट 2,7। तो ज्यादा एटम्स किसके हैं फ्लोरीन के, तो वो सराउंडिंग में आ जाएगा, सल्फर जो है वो सेंटर पे आ जाएगा। तो हम इधर ही जरा छोटा बना लेते हैं अभी। ये सल्फर आ गया मेरा। यार ये क्यों इस तरह करता है? अच्छा, ये मेरा सल्फर आ गया, और इसके सराउंडिंग में हमें 6 फ्लोरीन के एटम्स बनाने हैं। तो ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, दिस फोर्थ, फिफ्थ, एंड दिस इज द सिक्स्थ फ्लोरीन। 6 फ्लोरीन्स आ गए। अब सल्फर बीच में आ गया, ये फ्लोरीन्स आ गए सारे। अब फ्लोरीन ग्रुप 7 में है, तो हर फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द 7 शेयर भी करना पड़ेगा। तो ये जो फ्लोरीन है अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर को देगा, बाकी 6 इसके पास पड़े रहेंगे, उसने एक शेयरिंग के लिए दे दिया ऑलरेडी। तो हर फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग में देना है, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है टू बिकम स्टेबल। तो अगर आप चाहते हैं आपको एक इलेक्ट्रॉन मिले सल्फर से, तो आपको पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है। ये 7 हो गए, ये हो गए 6, और सेवेंथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 6 एंड 7th इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब मुझे बताओ, सल्फर के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। क्या वो हर फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है? हाँ जी। दे सकते हैं ना। तो हर सल्फर के बाद टोटल 6 पड़े हैं, हर फ्लोरीन को उसने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है, क्योंकि हर फ्लोरीन उसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सल्फर को भी बदले में एक एक इलेक्ट्रॉन हर फ्लोरीन को वापस करना है। वो उसने कर दिए। अब क्या सल्फर के पास अपने इलेक्ट्रॉन में से कोई और इलेक्ट्रॉन रह गए? अपने इलेक्ट्रॉन में से 6 टोटल थे, 6 के 6 शेयरिंग में दे दिए उसने। तो कोई रह गया सल्फर के पास वैलेंस शेल में उसकी? नहीं रह गया। ठीक है ना, सल्फर ने सारे, सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में दे दिए। अब देखते हैं क्या ये स्टेबल हुआ है कि नहीं। तो हमारे पास हर फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, हर फ्लोरीन के 8 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। बिल्कुल हो गए। बट सल्फर को अगेन देखो कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने चाहिए थे, बट अब उसने कितने अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रख लिए हैं टोटल वैलेंस शेल में? कितने 10। इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसके पास। तो क्या हम ये कहेंगे सल्फर अनस्टेबल हो गए? नहीं। आपकी थर्ड शेल जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन्स के पूरे करने के चक्रों में अभी भी वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं
कि ये कौन सा ऑक्टेट है? नाम बताओ। एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल ये अपना अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ऑक्टेट। ठीक है, तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट इसने पूरा किया। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम उस पे आते हैं, वो है जी ऑफ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 एक गैस है, टॉक्सिक गैस है। ठीक है, तो जो SO2 है, इसको बनाने के लिए एक तो सल्फर है इसमें और एक ऑक्सीजन है। सल्फर इज S1632 2,8,6 एंड ऑक्सीजन इज 2,6। ऑक्सीजन बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दरमियान में कौन आएगा? सल्फर आएगा, लेस नंबर ऑफ एटम्स, तो ये सल्फर आ गया। और ऑक्सीजन जो हैं वो सराउंडिंग में आ जाएंगे। ये एक ऑक्सीजन आ गया और ये मेरा दूसरा ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम, मसला पहले किसका हल करना? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो हर ऑक्सीजन ने पहले दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं आउट ऑफ छह इलेक्ट्रॉन्स जो उसकी वैलेंस शेल में पड़े हैं। तो ऑक्सीजन के पास छह टोटल इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वैलेंस शेल में। दो चाहिए हैं तो पहले दो शेयर करने पड़ेंगे आउट ऑफ अपने छह इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले दो इलेक्ट्रॉन इधर दे देंगे और बाकी जो दो हैं, बाकी जो सॉरी चार इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैलेंस शेल में पड़े होंगे। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन भी अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और चार उसके पास वैलेंस शेल में पड़े होंगे। अब आते हैं सल्फर पे। सल्फर हर ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं? दो दो ले रहे हैं ना। तो हाँ लेफ्ट जी। ऑक्सीजन को भी सल्फर को अपने छह इलेक्ट्रॉन्स में से कितने देने पड़ेंगे? दो। दो दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन्स। इधर चले गए, दो इधर चले गए, और बाकी जो दो रह गए वो किधर पड़े होंगे इसकी वैलेंस शेल में? एज एज इट इज। ठीक है, उनको कुछ भी नहीं कहना। तो अब देखते हैं क्या ये दोनों स्टेबल हुए या नहीं हुए। तो जो सल्फर है, तो पहले ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए? बिल्कुल। हाँ जी। इस ऑक्सीजन के पास पूरे हो गए? बिल्कुल। क्या सल्फर के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, या 8 हैं पूरे? नहीं, ज्यादा है। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। 10। नहीं, इस टाइम पे 8 है या 10 है? कितने? दो, 10 है सर। 4, 6, 8, 10, बिल्कुल ठीक है। और क्या सल्फर को कोई 10 इलेक्ट्रॉन से प्रॉब्लम है? उसका थर्ड शेल चल रहा है? नहीं। नहीं प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है उसके पास एक्सटेंडेड ऑक्टेट है, तो वो आराम से 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सकता है। ठीक है ना? 8 से कम होते फिर मसला होता है। ऑक्टेट रूल एटलीस्ट पूरा होना चाहिए। उसके बाद अगर पीरियड 3 का एलिमेंट है तो फिर इसका मतलब है यानी 3 शेल्स हैं उसमें, तो थर्ड शेल वैलेंस शेल होगी और उसमें फिर 8 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। ठीक ठीक है। है ना? तो फिर 8 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑक्टेट हो या एक्सटेंडेड ऑक्टेट हो तो वो स्टेबल हो। अच्छा, इसी तरह SO3 पे आते हैं। तो हमारे पास है नाइन्थ, सल्फर ट्राईऑक्साइड, SO3। तो जो SO3 है आपके पास, इसमें भी सल्फर है और ऑक्सीजन है। सल्फर का 2,8,6 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो ऑक्सीजन है वो बनेगा जी 2,4। अब इसको बनाते हैं ज़रा। तो एक सल्फर है, वो सेंटर पे आ जाएगा, और तीन ऑक्सीजन हैं, दोनों को मैं सराउंडिंग में बना लेता हूँ। अच्छा, हर ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? सॉरी, 2,4 नहीं है, 2,6 है। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ऑक्सीजन के पास। जी, हर ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको टू। दो क्या करने पड़ेंगे? शेयर। शेयर करने पड़ेंगे। तो आउट ऑफ दी 6 पहले दो शेयर करा दो, बाकी चार बना दो वैलेंस शेल में।
अच्छा, अब सल्फर पे आओ। तो सल्फर हर ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसको दो वापस भी देने पड़ेंगे। हाँ जी। तो सल्फर क्या करेगा, ऊपर वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, नीचे वाले को दो देने हैं उसने, और फिर लेफ्ट वाले नीचे वाले को भी दो देने हैं। तो इसमें शेयरिंग में ही कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसने? 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6 ओ, पड़े हुए थे। हाँ जी, छः। तो कोई रह गया पीछे जो एज लोन पेयर मुझे बनाना चाहिए इसकी आउटर मोस्ट शेल में? नहीं रह गया ना कोई। नहीं। इसके जो 6 नहीं। इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे वैलेंस शेल में, 6 के 6 शेयर कर दिए इसने। तो अब जरा देखते हैं हाँ जी। ऑक्सीजन स्टेबल हुए कि नहीं। तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। अब सल्फर को देखो दोबारा। तो सल्फर के पास 8 तो नहीं है, लेकिन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं, देखो जरा। सल्फर के पास कितने आ रहे हैं? 2 4 6 8 10 12। नहीं। 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सल्फर के पास जो उसने शेयर किए हैं। ऐसे ही है। तो क्या हमें 12 इलेक्ट्रॉन से मसला है सल्फर में? थर्ड शेल में अभी नहीं। वो एक्सटेंडेड ऑक्टेट बना लिया उसने, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, अपने साथ जोड़ लिया थ्रू एक्सटेंडेड ऑक्टेट। यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, अभी तो फिर भी 12 आए में। ठीक है, तो ये भी क्या है, SO3 का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बनाते हैं हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर। नाइन्थ एग्जाम्पल इज हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन कहते हैं जी N2H4 को। अब N2H4, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो इतना तो समझ आ जानी चाहिए कि ये दोनों नाइट्रोजन दरमियान में होंगे, और ये हाइड्रोजन फिर किधर लगाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो N2H4 में एक तो नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन इज 2,7 होता है ना, तो 2,5। नाइट्रोजन इज 1। ये लिख लिया अपने पास। इसके बाद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम दो नाइट्रोजन जो हैं उनको सेंटर में आपस में जुड़े हुए बना लेते हैं। ये एक नाइट्रोजन आ गया मेरा, और ये मेरा दूसरा नाइट्रोजन आ गया इसी के साथ। और जो हाइड्रोजन हैं उनको बनाते हैं जरा। हाइड्रोजन जो है N2H4 में, हर नाइट्रोजन एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। ये एग्जाम्पल मैं आपको खुद इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बाद में सोचें ना, आपको इसका एटलीस्ट स्ट्रक्चर पता हो। एक नाइट हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर आता है, और एक हाइड्रोजन जो है आपका इधर आ जाएगा। अब जरा पहले हाइड्रोजन्स का मसला हल करते हैं। हर हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही है ना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ जी। 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर भी करना पड़ेगा। तो हर हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन्स को देगा, और नाइट्रोजन्स के पास से एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा। ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ रही है कि हर हाँ हाइड्रोजन जी। ने एक एक इलेक्ट्रॉन हर नाइट्रोजन से ले लिए। अच्छा, नाइट्रोजन के जरा इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग वाले बना लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से दो इसने शेयर कर दिए, तो पीछे कितने रह गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बच के पीछे। इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स पीछे बचे हुए पड़े हुए। अब जरा देखो कि क्या आपके पास नाइट्रोजन स्टेबल हुए हैं नहीं हुए। हाइड्रोजन तो हमें नजर आ रहा है कि स्टेबल हो गए। हाइड्रोजन को अगर देखें, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन तो स्टेबल है, हर हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। दो इधर, दो इधर पूरे, दो इधर पूरे। बट नाइट्रोजन को देखो जरा, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वाले नाइट्रोजन के पास? 7। 7 है। यानी एक अभी भी इसको रिक्वायर्ड है।
इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन के बाद भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 7। 7। उसको भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और हाइड्रोजन तो अब एक्स्ट्रा नहीं आ सकते ना कहीं से। हाँ जी। तो ये दो नाइट्रोजन्स क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या आपस में करेंगे, शेयर। शेयर कर देंगे। एक एक शेयर। इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को दे देंगे। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन इधर एज इट इज पड़ा हुआ था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे। तो एक नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा फिर उसके बदले एक इलेक्ट्रॉन उस वाले दूसरे वाले को देगा। तो अब देखो क्या नाइट्रोजन स्टेबल हो गए दोनों, शेयरिंग से दोनों स्टेबल हो गए नहीं? तो बिल्कुल हाँ हो, जी। दोनों स्टेबल हो गए। ठीक है ना? तो ये काम हुआ था बेसिकली हाइड्रोजीन में, कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक पेयर शेयर करते हैं, और बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने इसको दिया हुआ है, टू हाइड्रोजन्स दिया हुआ है। तो अब ये दोनों स्टेबल हो गए। ठीक है, तो ये हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर है। अब अगला काम हमने क्या करना है, हमने इन सारी डायग्राम्स के लिए लेविस स्ट्रक्चर भी बनाना है। ठीक है, तो इन लेविस स्ट्रक्चर को बनाने से पहले जरा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लेविस स्ट्रक्चर होता क्या था। तो लेविस स्ट्रक्चर में, अच्छा लेविस स्ट्रक्चर भी कर लेते हैं, एंड डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला दोनों बनाने आने चाहिए। लेविस स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शोन विद सिंगल लाइंस। यानी अगर एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, एज अ सिंगल लाइन। और अगर कहीं पे हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग है, यानी आपके पास टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड थे जिसमें दो बॉन्डिंग पेयर्स थे, तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, एज डबल लाइंस। डबल लाइन। और अगर हमारे पास तीन तीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयरिंग कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे शो करते हैं, एज ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, लाइन। थ्री सिंगल लाइंस बनाते हैं उसमें। ठीक है ना? और डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला तो आसान है। डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला में सिर्फ ये याद रखना है कि एग्जैक्टली सेम एज डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम, बट विदाउट द वेलेंस शेल। यानी वो जो शेल आपने बनाई उसको इरेज कर दें बस। ठीक है, तो अब हम जरा इनको बनाने की तरफ जाते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं CH4 से। अब मुझे बताओ, CH4 में इसका अगर लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाई, तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है सेंटर में, जिसने एक बॉन्डिंग पेयर है विद हाइड्रोजन, यानी एक शेड पेयर है विद हाइड्रोजन, तो एक सिंगल लाइन विद हाइड्रोजन। लेफ्ट पे भी एक सिंगल लाइन विद हाइड्रोजन, नीचे भी एक सिंगल लाइन, राइट पे भी एक सिंगल लाइन, क्योंकि एक एक शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन दोनों एटम्स के बीच में। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया, लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, CH4। इसी तरह अगर इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बनाना है, तो सिर्फ क्या करना है, आपने कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, लेफ्ट हाइड्रोजन, राइट हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, और इन शेल्स को रिमूव कर दिए। बस आपने क्या बनाया, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस एंड डॉट क्रॉस। ये हमारे पास इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है। और ये हमारे पास इसका लुईस स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने इन्हीं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या शो किया है, इन्हीं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एज लाइन शो किया है। ठीक है ना? तो ये तो मुश्किल तो नहीं है, बन जाएंगे। इसी तरह H2O में आओ जरा। हाँ जी। H2O में आपके पास एक ऑक्सीजन है, ऊपर बना रहा हूँ इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन है, जिसके साथ राइट साइड पे हाइड्रोजन के साथ एक पेयर है, और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन के साथ एक पेयर है। तो राइट हाइड्रोजन के साथ एक पेयर सिंगल लाइन, लेफ्ट हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डिंग पेयर सिंगल लाइन। ठीक है, ये जो बॉन्डिंग वाले पेयर होते हैं ना, इनको हम बॉन्डिंग पेयर बोलते हैं, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये आपके पास लोन पेयर है विच इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? तो बॉन्डिंग पेयर को सिर्फ डैश से दिखाते हैं। अब बाकी जो लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसको एज इट इज इधर बना देंगे।
ठीक है, तो ये इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर है। एक नोट याद रखना है कि ऑलवेज मेंशन लोन पेयर इन लोएस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने लोएस्ट स्ट्रक्चर में हमेशा लोन पेयर दिखाना होता है। तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर थे, वो उसके ऊपर आगे बॉन्डिंग पेयर जो थे, ये वाले जो शेयरिंग वाले थे, उनको मैंने एज अ लाइन शो कर दिए। अच्छा, इसी तरह इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बनाना होता, तो ये ऑक्सीजन है आपके पास, इसके राइट पे एक हाइड्रोजन है, लेफ्ट पे एक हाइड्रोजन है, बीच में इधर एक बॉन्डिंग पेयर है, इधर एक बॉन्डिंग पेयर है, शेल्स रिमूव कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना। और ऊपर नीचे एक लोन पेयर है। तो ये आपके पास डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है फॉर वाटर, एच टू ओ। ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाए तो वो एक कार्बन, जिसके पास आप देखो इधर जरा, दो दो बॉन्डिंग पेयर है राइट साइड पे, तो इसका मतलब है डबल डैश विद ऑक्सीजन। और लेफ्ट साइड पे भी दो पेयर हैं, तो डबल डैश विद ऑक्सीजन। जब दो बॉन्डिंग पेयर होंगे तो दो डैशेस बनेंगे, एक के लिए एक बनती है, तो दो के लिए दो बनेंगे। अच्छा, अब कार्बन, सेंट्रल कार्बन जो है, उस पे कोई लोन पेयर तो नहीं है, बट इन ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर्स हैं। तो इन पे जाके आपने लोन पेयर्स भी बना देने, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। इसी तरह इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे भी दो लोन पेयर्स मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या बन गया इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर। और अगर इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बनाना होता, तो फिर मैं कैसे बनाता कि ये कार्बन है, कार्बन जिसके साथ एक राइट पे ऑक्सीजन है, लेफ्ट पे ऑक्सीजन है, बीच में दो बॉन्डिंग पेयर्स आपने बनाने हैं, और हर ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर हैं, तो उनके दो दो लोन पेयर्स भी बनाने। ये इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी बोलते हैं, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला भी बोलते हैं। और जो डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम है, उसमें हम क्या करते हैं, शेल्स भी शो करते हैं, वैलेंस शेल लाजमी शो करते हैं उसमें। ठीक है, इसमें शेल के बगैर बस लिख देते हैं। क्लियर है ये। जी सर। अच्छा, इसी तरह N2 के लिए अगर बनाना हो, तो N2 का जो लोएस्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, एक नाइट्रोजन लेफ्ट साइड पे, उसके साथ दूसरा नाइट्रोजन राइट साइड पे, और तीन, बीच में कितने बॉन्डिंग पेयर्स हैं, तीन थ्री। बॉन्डिंग पेयर्स हैं, तो तीन डैशेस बनेंगे। और इसके अलावा हर नाइट्रोजन पे एक एक क्या है, लोन पेयर भी है। तो वो लोन पेयर भूलना नहीं है, ये लोन पेयर लाजमी शो करने होते हैं आपने लोएस्ट स्ट्रक्चर में। तो ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी होती, सॉरी फॉर्मूला बनाना होता, तो हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और बीच में तीन बॉन्डिंग पेयर्स, वन टू एंड थ्री, थ्री बॉन्डिंग पेयर्स हैं। राइट वाले नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, लेफ्ट वाले नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। ये हमारे पास इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आ जाता। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट PCl3। PCl3 में आपके पास ये आ गया मेरे पास फॉस्फरस, और हर फॉस्फरस जो है क्लोरीन के साथ कितने बॉन्डिंग पेयर्स हैं, एक एक। तो सिंगल डैश आएगी, एक क्लोरीन ये आ गया, एक क्लोरीन ये आ गया, एक क्लोरीन ये आ गया। और फास्फोरस के पास अपना एक लोन पेयर भी है, तो फास्फोरस का लोन पेयर बनाओ। इसके अलावा हर क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के पास एक बॉन्डिंग पेयर है, बाकी तीन तीन लोन पेयर हैं हर क्लोरीन के पास, तो वो भी बनाने हैं। तो वन टू थ्री, वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर बन गया। अगर हमने इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बनाना है, तो उसमें हमने सिर्फ शेल्स रिमूव करने हैं। तो हमारे पास ये आ गया फॉस्फोरस, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन नीचे, यहाँ पे आगे बॉन्डिंग पेयर्स। और फिर इसके अलावा फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर है, और हर क्लोरीन के पास अपने तीन तीन लोन पेयर्स हैं। जी, क्लियर है ये। हाँ जी। अब बन जाएगा, बाकी सारे हो जाएंगे। हाँ जी। चलो, बाकी आपने फिर कंप्लीट करना है इसको। कल जो है हम अपना नया एक बॉन्डिंग शुरू करेंगे, जिसको हम कहते हैं डेटिव बॉन्डिंग।